सबको ये तो पता चल चुका है कि शेख हसीना अपनी हुकूमत से रिजाइन करके इंडिया जा चुकी हैं, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे वो कैसे पावर में आई और फिर वो कैसे आहिस्ता-आहिस्ता करके डिक्टेटर बनती चली गई। 5 अगस्त को शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर इंडिया गईं, लेकिन अगस्त के महीने में ही उनकी फैमिली के साथ पहले भी एक बहुत बड़ा सान्या हो चुका है। 15 अगस्त 1975 को शेख मुजीबुर रहमान जो कि शेख हसीना के वालिद थे, उनको बांग्लादेश आर्मी ने बगावत करके तब कत्ल कर दिया था। आर्मी के कुछ यंग ऑफिसर्स ने शेख मुजीबुर रहमान की रिहाइश पर हमला किया और उन्हें उनके बेटों समेत कत्ल कर दिया। इस वाक़े में सिर्फ उनकी 2 बेटियां बच सकीं जो कि शेख रेहाना और शेख हसीना थी, क्योंकि वो उस वक्त बांग्लादेश में है ही नहीं। शेख हसीना 1947 को ढाका में पैदा हुई और ये अपने सारे बहन भाइयों 5 बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी। उस वक्त तक उनके वालिद शेख मुजीबुर रहमान एक एस्टैब्लिश पॉलिटिशियन तब तक बन चुके थे वो, लेकिन शेख मुजीबुर रहमान को बार-बार जेल में बंद कर दिया जाता था। इसी वजह से वो अपनी फैमिली के साथ ज्यादा टाइम नहीं गुजार पाए। उन्हें 1949, 1954 और 1958 में भी गिरफ्तार किया गया। इसी वजह से वो बड़ी अर्ली एज से ही पाकिस्तानी डिक्टेटर्स और पाकिस्तानी आर्मी से नफरत करती थी। अपने कॉलेज के दिनों में उन्होंने पॉलिटिक्स में तब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। वो अपने कॉलेज की यूनियन की वाइस प्रेसिडेंट और बाद में वो ढाका यूनिवर्सिटी की यूनियन मेंबर भी बनी। इसी दौरान उन्होंने न्यूक्लियर साइंटिस्ट M.A. वजीद मियां से भी शादी की। ये वो दौर था जब बांग्लादेश की आज़ादी की जो तहरीक थी वो अपने जोर पर थी। शेख मुजीबुर रहमान जो उस वक्त जेल में थे, शेख हसीना ही थी वो जो शेख मुजीबुर रहमान का बाकी दुनिया के साथ राब्ता करवा रही थी। इसके बाद हम सबको पता है कि 1971 में ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया और शेख मुजीबुर रहमान उसके पहले प्रेसिडेंट बने। और इसी दौरान 1971 में शेख हसीना के घर एक बेटा पैदा हुआ और अगले साल उनके यहाँ एक बेटी पैदा हुई। इसके बाद शेख हसीना अपने हस्बैंड के साथ जो कि न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे उनके साथ जर्मनी में शिफ्ट हो गई। 1975 में उनकी पूरी फैमिली, उनके वालिद और उनके बाकी सारे बहन भाई उन्हें मिलने के लिए जर्मनी आए और ये आखिरी मर्तबा था कि वो अपनी फैमिली को इतने करीब से देख रही थी, क्योंकि उसके बाद 15 अगस्त 1975 को बांग्लादेश आर्मी ने बगावत करके तकरीबन उनकी सारी फैमिली को ही कत्ल कर दिया था। इसके कुछ देर बाद फिर शेख हसीना इंडिया गई और वहाँ की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी से उनकी मुलाकात हुई। इंदिरा गांधी ने उन्हें मदद करने की तब ऑफर भी की थी और वहाँ उन्हें इंडिया में रहने के लिए घर दिया और फुल सिक्योरिटी भी दी। और इसी दौरान दूसरी तरफ बांग्लादेश में जो मिलिट्री लीडर थे जियाउर रहमान, उन्होंने बांग्लादेश हुकूमत पर कब्जा कर लिया और उसकी हुकूमत चलाने लगे। इसी वजह से शेख हसीना का बांग्लादेश वापस आना उस वक्त तकरीबन नामुमकिन था, लेकिन जब वो इंडिया में एग्जाइल में रह रही थी तब भी वो मिलिट्री के खिलाफ तब बयान देती रहती थी। 1981 में बांग्लादेश में तब चीजें बदलना शुरू हो गई थी। शेख हसीना को जो उनके वालिद की पार्टी थी अवामी लीग, उसका प्रेसिडेंट बना लिया गया था। अब उन्होंने बांग्लादेश वापस आने का फैसला कर लिया था और वो फिर 1981 में बांग्लादेश वापस आई और हजारों लोगों ने एयरपोर्ट से लेकर उनके घर तक उनका इस्तकबाल किया। शेख हसीना ने 15 पार्टीज को मिलिट्री के खिलाफ इकट्ठा किया। इसी दौरान सबसे बड़ा वाकया 1983 में हुआ जब बांग्लादेश आर्मी ढाका यूनिवर्सिटी में दाखिल हुई और वहां पर उन्होंने स्टूडेंट पर गोलियां चलाई और अगले दिन इसके खिलाफ जो प्रोटेस्ट हुआ, एहतजाज हुआ, उसमें शेख हसीना ने भी उसमें हिस्सा लिया, लेकिन आर्मी ने उन्हें उस वक्त अरेस्ट कर लिया और उनकी आंखों पर पट्टी बांध कर उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। उस पूरे दौर में 80s के दौर में शेख हसीना बार बार हाउस अरेस्ट होती रहती। 1986 में मिलिट्री के अंडर आखिर इलेक्शन हुए थे और इस इलेक्शन में शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग ने 100 से ज्यादा सीटें तो ले ली थी, लेकिन वो इलेक्शन नहीं जीत पाए और फिर उन्हें ओपोजिशन में बैठना पड़ा। और 1987 में हालात फिर से खराब हो गए और उस वक्त जो मिलिट्री डिक्टेटर थे इरशाद, उन्होंने असेंबली को डिसॉल्व कर दिया। उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज को बहुत हद तक दबाना शुरू कर दिया। आखिरकार फिर 1990 में शेख हसीना ने आर्मी को आखिरी अल्टीमेटम दिया था, लेकिन फिर आर्मी हुकूमत से अलग हो गई उस वक्त। लेकिन इसी दौरान शेख हसीना पर बहुत ज्यादा कातिलाना हमले हुए। कहा जाता है कि उन पर 19 से ज्यादा कातिलाना हमले किए गए। 1991 में दोबारा इलेक्शन हुए, लेकिन इस बार शेख हसीना की जो मुखालिफ थी खालिदा जिया, उनकी पार्टी ने इलेक्शन जीत लिए। खालिदा जिया जो कि मिलिट्री डिक्टेटर जियाउर रहमान थे, उनकी बेवा थी। लेकिन 1996 के इलेक्शन में शेख हसीना जीत गई और वो पहली मर्तबा फिर बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर बनी। अपने इस दौर में उन्होंने बहुत से अच्छे काम भी किए, जैसे कि उन्होंने इंडिया के साथ पानी का मसला हल किया, फिर उन्होंने चिटागोंग में जो बगावत थी उसे खत्म किया और उसके अलावा उन्होंने बेवाओं और किसानों के लिए मुख्तलिफ स्कीमें भी उन्होंने लॉन्च की। लेकिन 2001 के इलेक्शंस में इनकी पार्टी बुरी तरह हार गई और खालिदा जिया की पार्टी BNP पार्टी ने 2/3 मेजोरिटी लेकर हुकूमत बनाई और शेख हसीना की पार्टी जो अवामी पार्टी थी वो फिर से ओपोजिशन में आ गई। और बांग्लादेश में ओपोजिशन में रहना इतना आसान काम नहीं है। BNP की हुकूमत में अवामी लीग के जो बहुत से मिनिस्टर्स थे, जो फॉर्मर मिनिस्टर्स थे, उन्हें अरेस्ट किया गया और कईयों को तो कत्ल भी कर दिया गया। 2006 में दोबारा इलेक्शन होने थे, लेकिन शेख हसीना और खालिदा जिया के दरमियान किसी भी इंटरिम गवर्नमेंट के लिए किसी भी एक नाम पर इत्तेफाक नहीं हो सका और 2007 में बांग्लादेश में फिर से इमरजेंसी लग गई और शेख हसीना US चली गई और इसी दौरान उन पर बहुत सारे केसेस भी फाइल किए गए, लेकिन शेख हसीना फिर भी वापस आई और फिर उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। 2008 में फिर से इलेक्शन हुए और शेख हसीना इस बार जीत गई और फिर प्राइम मिनिस्टर बनी और फिर 2024 तक नॉन स्टॉप वो प्राइम मिनिस्टर बनी। वो उसके बाद इलेक्शन पे इलेक्शन जीतती गई। हालांकि 2024 में
ओपोजिशन ने इलेक्शन का बॉयकॉट कर दिया, लेकिन फिर भी वो इलेक्शन हुए और उसके दौरान अवामी पार्टी फिर से इलेक्शन जीत गई। लेकिन अभी ये सब कुछ होने के बावजूद भी शेख हसीना की भी स्टोरी खत्म नहीं हुई। उनकी उम्र 76 साल हो चुकी है, 76 की वो हो चुकी है और अभी इस वक्त वो इंडिया में है। हर लीडर की तरह उनकी हुकूमत में भी कुछ अच्छे काम और कुछ बुरे काम हुए। जैसा कि उनके दौर में 2008 से लेकर 2024 तक बांग्लादेश की इकोनॉमी इतनी तेजी से ग्रो की कि आज उसे बांग्लादेश की इकोनॉमी को दुनिया की फास्टेस्ट तरीन इकोनॉमीज में से एक समझा जाता है। इसी दौरान जो बांग्लादेश की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो भी फिर पूरी दुनिया में मशहूर हुई। उनका एक और जो कारनामा है कि वो ये है कि उन्होंने मिलिट्री को पॉलिटिक्स से दूर रखा, क्योंकि ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में करना बहुत ज्यादा मुश्किल है और ये भी उन्हीं के दौर में हुआ। लेकिन अगर उनके बुरी चीजों की तरफ देखा जाए तो वो बहुत लंबी लिस्ट है। उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में जो अपनी ओपोजिशन थी उस पर खुला क्रैकडाउन किया। उन्होंने हजारों ओपोजिशन वर्कर्स को भी जेल में डाला। स्टूडेंट्स ने भी जब ये कोटा सिस्टम के खिलाफ एहतजाज शुरू किया था जुलाई में, शेख हसीना ने इनको भी बहुत हद तक कुचलने की कोशिश की। कहा जाता है कि इन तमाम एहतजाजों के दौरान अब तक 1000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके। इसी के रिस्पॉन्स में शेख हसीना को फिर मुल्क छोड़कर भागना पड़ा।